हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। कैट 2023 क्रैश कोर्स की जर्नी हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज है हमारा लेक्चर 4। तो लेक्चर 1, 2 एंड 3 में अभी तक 3 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, जिसमें वी हैव परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड थर्ड वन इज सिंपल इक्वेशंस। ये पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पूरी प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। साइड बाय साइड देयर इज अनदर प्लेलिस्ट गोइंग ऑन, जिसमें हम लोग डेली एक DLR का सेट डिस्कस करते हैं, राइट। तो वो है 75 डे चैलेंज के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो क्रैश कोर्स में बेसिकली हम लोग एवरी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे एट 6 PM एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फॉर कैट 2023 एग्जाम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का डिस्कशन किसको लेकर होगा? सो आज है हमारे पास रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन का टॉपिक, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, कंपाउंड रेशियो क्या होता है, व्हाट इज इनवेरिएंट। एक टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक है रेशियो के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। Then we have ratio with equal differences. This is kind of another technique. Then we have comparison of ratios, income-based questions, miscellaneous questions on ratio. Then next topic proportion. उसी के अंडर we have componendo and dividendo, continued proportion, और conclude कर देंगे लेक्चर को with this topic of variation. Okay, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो रेशियो क्या होता है बेसिकली? रेशियो बेसिकली टेल्स अबाउट रिलेटिव वैल्यूज। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि दो पर्सन हैं ए एंड बी आर टू पर्सन ए एंड बी, हमें इनकी रिलेटिव सैलरीज का आइडिया लगाना है, ठीक है। तो ए की सैलरी है लेट्स से 20,000 पर मंथ और बी की सैलरी है लेट्स से 35,000 पर मंथ, राइट। हमें देखना है कि ए और बी की सैलरी रिलेटिवली कितनी है एक दूसरे का। तो इसके लिए वी यूज दिस टर्म ऑफ रेशियो। तो हम 20,000 और 35,000 का रेशियो निकालते हैं। रेशियो मीन्स इसका जो सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो 20,000 डिवाइड बाई 35,000, ये कैलकुलेट करेंगे सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन। तो जीरोज ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 जीरोज, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 से 20 एंड 5 7 से 35, राइट। और इसको हम आंसर करेंगे एज 4:7, ये इसका सिंबल। ओके, तो 4:7 का मतलब क्या है कि अगर ए की सैलरी 4 है तो बी की सैलरी 7 होगी। अगर ए की सैलरी 40 है तो बी की सैलरी 70 होगी। अगर ए की सैलरी 4,000 है तो बी की सैलरी 7,000 होगी। इन जनरल अगर ए की सैलरी 4 टाइम्स के है तो बी की सैलरी क्या होगी? 7 टाइम्स के। इसका ये मतलब होता है कि इज अ कांस्टेंट, जो डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन में क्या वैल्यूज दी हुई हैं उन पर। तो 4 के एंड 7 के इन जनरल आप इनकी सैलरीज को बोल सकते हैं। ओके, ये इसका रेशियो का मीनिंग है। अच्छा, रेशियो कंप्यूट करने के लिए एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि 4 लीटर्स ऑफ मिल्क, अगर एक जगह पर हमारे पास 4 लीटर्स मिल्क है और एक जगह पर है 7,000 रुपीज, 4 लीटर्स मिल्क और 7,000 रुपीज का रेशियो नहीं बता सकते आप। ये 4:7,000 इज रॉन्ग, ये आप नहीं बता सकते। यूनिट शुड बी सेम। अगर एक जगह पर यूनिट लीटर्स है तो दूसरी जगह पर भी यूनिट लीटर्स ही होना चाहिए। अगर यूनिट्स डिफरेंट है तो रेशियो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। नाउ किसी भी रेशियो में दो टर्म्स है हमारे पास। जैसे हम किसी भी रेशियो को लिख रहे हैं, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी इज नथिंग बट ए अपॉन बी। व्हाट इज दिस ए रेशियो बी? ये ए अपॉन बी के बराबर है। तो इसमें दो टर्म्स है ए एंड बी। ए एंड बी को क्या बोलते हैं? सो ए इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, ये याद रख लेंगे, एंटीसीडेंट, एंड बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं जिनको आप याद रख सकते हैं, कॉन्सिक्वेंट। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, the ratio of the monthly salaries of A and B is 5:3. If they together earn 24,800 per month, is the annual salary of A। इसको कैलकुलेट कीजिए। तो बेसिक क्वेश्चन है, क्या एरर हो सकती है वो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो the ratio of monthly salaries of A and B is 5:3. They together earn 24,800 per month.
तो ऐसा कह सकते हैं कि ए की जो सैलरी है वो 5 रेशियो पॉइंट्स है। देखो आप चाहो तो इसको 5K बोल सकते हो, राइट, और बी की सैलरी को 3K, बट इसी को हम लोग ऐसे कहते हैं कि 5 रेशियो पॉइंट्स कहते थे उसको। 5 रेशियो पॉइंट ए की सैलरी है और बी की सैलरी कितनी है 3 रेशियो पॉइंट। रेशियो पॉइंट का मतलब क्या है 5K एंड 3K। ओके, सो 5 एंड 3 टोटल जो अर्निंग है इनकी वो कितनी है 5 + 3 रेशियो पॉइंट्स है टोटल अर्निंग, विच इज इक्वल टू 8 रेशियो पॉइंट्स। और ये 8 रेशियो पॉइंट की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 24,800। तो आप कह पाओगे कि 8 रेशियो पॉइंट इज इक्विवेलेंट टू 24,800। यहाँ से 1 रेशियो पॉइंट कंप्यूट कर लें, 1 रेशियो पॉइंट कितना आ जाएगा, तो दिस इज 24,800 डिवाइड बाई 8, राइट, से आ जाएगा 3100। अगर एक रेशियो पॉइंट 3100 के बराबर है तो ए और बी की दोनों की सैलरी निकाल लेंगे। ए की सैलरी कितनी आ जाएगी, ए की सैलरी कितना रेशियो पॉइंट है 5 रेशियो पॉइंट। अगर 1 रेशियो पॉइंट 3100 है तो 5 रेशियो पॉइंट कितना हो गया 15,500, राइट। आपके एग्जाम में ऑप्शन 1 15,500 मिल सकता है और आप फटाफट उसको टिक करके निकल लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज द एनुअल सैलरी ऑफ ए। ये तो पर मंथ गिवन था आपको, बस ये माइन्यूट सी मिस्टेक है, इसी वजह से ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि इस मिस्टेक को हमें एग्जाम में नहीं करना है। तो अगर ए की मंथली सैलरी 15,500 है, ए की एनुअल सैलरी क्या होगी, एनुअली ए कितना अर्न करेगा 12 टाइम्स 15,500, राइट। सो आ जाएगा 1,86,000 पर ईयर बेसिकली। तो एक जो एनुअल सैलरी होगी वो कितनी होगी 1,86,000। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, क्या मिस्टेक हो सकती है वो हमने सीख ली, राइट। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो पार्ट्स हमारे पास। पार्ट 1, इफ ए रेशियो बी इज 4:5 फाइंड द वैल्यू 4a + 3b अपॉन 3a + 2b। तो फर्स्ट पार्ट को आंसर करने के लिए ए रेशियो बी 4:5 है, बोल सकते हैं ए हमारा 4 रेशियो पॉइंट है और बी हमारा कितना पॉइंट है 5 रेशियो पॉइंट। अगर ए 4 रेशियो पॉइंट है और बी 5 रेशियो पॉइंट है तो 4a + 3b कितना पॉइंट्स आ जाएगा, 4a + 3b कितना रेशियो पॉइंट होगा, ये 4 × 4 रेशियो पॉइंट प्लस 3 × 5 रेशियो पॉइंट, ये आ जाएगा 31 रेशियो पॉइंट, राइट, 31 रेशियो पॉइंट। और जो डिनोमिनेटर पार्ट है 3a + 2b वो कितना रेशियो पॉइंट आएगा, 3a + 2b कितना रेशियो पॉइंट आ जाएगा, 3 × 4 रेशियो पॉइंट्स प्लस 2 × 5 रेशियो पॉइंट्स, राइट, ये आ जाएगा 22 रेशियो पॉइंट। सो व्हाट विल बी योर आंसर, 31 रेशियो पॉइंट अपॉन 22 रेशियो पॉइंट, ये आपका फाइनल आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये रही बात पार्ट ए की। अब पार्ट बी क्या है, पार्ट बी थोड़ा सा डिफरेंट है पार्ट ए से। पार्ट बी में जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो 2 है और जो डिनोमिनेटर की डिग्री है वो 1 है। तो पार्ट बी का हमारा आंसर क्या होगा, स्ट्रेट अवे कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड, कोई कैलकुलेशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट में नहीं है। अच्छा, ऐसा हम लोग क्यों कह पा रहे हैं कि वाई दिस कांट बी डिटरमाइंड केस एग्जिस्टिंग हियर, उसका रीजन क्या है, आप एज्यूम करो अगर x को आप 3k और y को आप 2k मान लो, ठीक है, जस्ट एक एक्सप्लेनेशन के लिए। अदरवाइज क्योंकि डिग्री डिफरेंट है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की तो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा कॉमन फैक्टर, इसलिए कांट बी डिटरमाइंड बोल रहे हैं। अब अगर इसको आप x को 3k और y को 2k लगते हो, सेकेंड पार्ट में x को 3k और y को 2k रखते हो, तो जो पूछा गया है ना 3x² + 4y² अपॉन 2x + 3y, उसकी वैल्यू क्या होगी, 3 × 3k का स्क्वायर प्लस 4 × 2k का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 × 3k प्लस 3 × 2k, ये कितना आ जाएगा, सो 327 और 4 4 16, 43 डिवाइड बाई 12 और k² डिवाइड बाई k, ये आएगा। तो k² से k² हम लोग कैंसिल कर लेंगे तो हमारा आंसर 43k/12 बनेगा। अभी k की वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं,
तो इसीलिए क्या आंसर मार्क कर रहे हैं, कांट बी डिटरमाइन। के की वैल्यू कुछ भी होगी तो रेशियो चेंज होता रहेगा 43/12 वाला जो रेशियो। ठीक है, तो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्रीज डिफरेंट होंगी तो हमारा आंसर स्ट्रेट अवे विदाउट एनी कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, कांट बी डिटरमाइन। आई होप क्लियर हो गया पॉइंट। ना नेक्स्ट पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है। सो नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड रेशियो। तो कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिनको याद रखेंगे, राइट। कंपाउंड रेशियो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसी में एक दो चीजें और हैं एक्स्ट्रा जिनको हम लोग समझ लेते हैं। सो इफ एनी रेशियो इज एज टू बी, if any ratio is given as a ratio b, अगर आपको कोई a ratio b दिया हुआ है तो उसके लिए आपको चार चीजें बतानी है। उसका डुप्लीकेट रेशियो क्या है, डुप्लीकेट रेशियो, इस रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, a स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर। ऑलराइट, देन इसी रेशियो का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, सब डुप्लीकेट रेशियो। सो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो होगा √a रेशियो √b। ओके, देन थर्ड है इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, a³ रेशियो b³। एंड इसमें फोर्थ टर्म आ जाता है हमारे पास सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ओके, सो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो विल बी क्यूब रूट ऑफ a रेशियो क्यूब रूट ऑफ b। ये चार टर्म्स हैं, ये चार टर्मिनोलॉजी है जिनको हम याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कंपाउंड रेशियो की। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, ऑलराइट। सो कंपाउंड रेशियो इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रेशियोज, राइट। जैसे अगर आपको बता दे कि a रेशियो b इज 2:3 और b रेशियो c इज 5:7, फाइंड a रेशियो b रेशियो c। अगर ऐसा कुछ आपसे पूछ ले तो बेसिकली आपको क्या करना है, a रेशियो b रेशियो c को फाइंड आउट करने के लिए आपको दो रेशियोज को कंपाउंड करना है। कंपाउंड मीन्स मिक्स करना है, कनेक्ट करना आपस में। कौन कौन से रेशियोज, a रेशियो b और b रेशियो c को। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड रेशियो, जहां पर आप दो रेशियोज को मिक्स कर रहे हो। ठीक है, एक तरीका क्या है, अगर आप a रेशियो b विच इज इवेंचुअली a अपॉन b और b रेशियो c मीन्स b अपॉन c, इनको मल्टीप्लाई करें, राइट। तो ये आपका किसके बराबर होता है, a अपॉन c के बराबर होता है। और ये कैसे आएगा, 2/3 इंटू 5/7, ये आ जाएगा 10/21। a अपॉन c इज 10/21, यहाँ से आ जाएगा। जब a अपॉन c 10/21 आ गया तो आपने a को लिखा 10 रेशियो पॉइंट्स, c को आपने लिखा 21 रेशियो पॉइंट। अब आपका टारगेट है b को लिखना, तो b को कैसे लिखोगे, यूजिंग एनी ऑफ दिस रेशियो। या तो आप ये 2:3 का यूज कर लो या फिर आप ये 5:7 का यूज कर लो। जब a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू 3 है, मतलब a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3। अगर a की वैल्यू 10 है तो b की वैल्यू क्या होगी, 15। ये 2:3 यहाँ पर आपको मेंटेन करना है। If 2 ratio points is 10, then 3 ratio points is 15. तो 10 रेशियो 15 रेशियो 21 हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 10 रेशियो 15 रेशियो 21 ये आंसर आ जाएगा। अभी इसी का स्टैंडर्ड वर्जन हम लोग पढ़ेंगे, उसको याद रखेंगे और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो उससे हम लोग फटाफट आंसर कर लेंगे, राइट। उससे पहले एक बार ये जो डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट इन सब का एप्लीकेशन क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, अगर आपको दो स्क्वायर्स दिए हुए हैं, देयर आर 2 स्क्वायर्स a and b are 2 स्क्वायर्स, राइट। रेशियो ऑफ साइड्स, जो इन दोनों स्क्वायर्स के साइड्स हैं उनका रेशियो दिया हुआ है, साइड्स का रेशियो 3:5। तो क्या आप इन स्क्वायर्स के एरिया का रेशियो बता सकते हैं,
दो स्क्वायर्स है ए एंड बी की साइड्स का रेशियो 3:5, तो इनके एरियाज का स्क्वायर क्या होगा? क्या नहीं से एरिया इस साइड स्क्वायर, तो जो एरियाज का स्क्वायर का रेशियो होगा वो होगा 3^2/5²। सो 3:5 से 3^2/5² इज नथिंग बट डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, वहीं पर अगर आपको एरियाज का रेशियो गिवन होता और उससे साइड्स का रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता, तो आप सब डुप्लीकेट जैसी टर्म का यूज करते। ऐसे जहां पर क्यूब पर डिपेंड करता है, जैसे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज क्यूब ऑफ इट्स साइड, तो वहां पर आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो यूज करना पड़ता है। और वॉल्यूम से वापस एज अगर आपको फाइंड करना है क्यूब का, किसी भी क्यूब का, तो आपको सब डुप्लीकेट रेशियो का यूज करना पड़ता है। तो ये इनकी एप्लीकेशन है। अब कंपाउंड रेशियो की एप्लीकेशन क्या है? अगर आपको दो रेक्टेंगल्स गिवन है, राइट, रेक्टेंगल्स आपको दो गिवन है यहाँ पर, रेक्टेंगल्स ए एंड बी, A and B. If A and B are two rectangles, इनकी लेंथ का आपको रेशियो गिवन है। लेंथ का रेशियो है 2:3। दोनों रेक्टेंगल्स की जो लेंथ है उनका रेशियो 2:3, और इनकी जो विड्थ है उनका रेशियो क्या है? 5:4। तो बताओ दोनों रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? तो एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो आपको इन दोनों रेशियोज को कंपाउंड करना पड़ेगा। तो एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स लेंथ इंटू विड्थ ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इज टू लेंथ इंटू विड्थ ऑफ सेकंड रेक्टेंगल। तो यहां से हमारा आंसर बन जाएगा 5:6। ठीक है, तो ये कंपाउंड रेशियो का एप्लीकेशन हो गया। आई होप क्लियर हो गई ये चीजें। अब बात करते हैं कि कंपाउंड रेशियोज को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू कैलकुलेट कंपाउंड रेशियोज, वो एक बार देख लेते हैं। कोई भी रेशियोज आप कंसिडर कीजिए, जैसे एक रेशियो है A1 और यू कैन से A/B, ये रेशियो आपको दिया हुआ है। फिर एक रेशियो दिया हुआ है B/C, एक रेशियो आपको दिया हुआ है C/D। ये तीन रेशियोज आपको दिए हुए हैं। A/B की जो वैल्यू है वो है N1/D1। N स्टैंड्स फॉर न्यूमरेटर एंड D स्टैंड्स फॉर डिनोमिनेटर, तो जस्ट एक स्टैंडर्ड वर्जन हमने कंसिडर किया N1/D1। B/C को हमने मान लिया है N2/D2, राइट। C/D को मान लिया है N3/D3, ये मान लिया इसे, राइट। अब अगर आपको यहाँ पर A/B/C/D कैलकुलेट करना है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट। A/B/C एंड D। A के लिए सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल टेक्निक है। A के लिए सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लो, तो आएगा N1, N2, N3। D के लिए सारे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लो, वो आ गया D1, D2 एंड D3। इतनी सी बात तो हो गई समझ, राइट, क्लियर हो गई ना। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमें B कैलकुलेट करना है। B, आप मुझे बताओ, अगर ये N1 होता है यहाँ पर, अगर A की वैल्यू सिर्फ N1 होती तो B की वैल्यू क्या होती एज पर दिस रेशियो? क्या नहीं से अगर A हमारा N1 होता तो B की वैल्यू होती हमारी D1। If A is N1, B is D1. If A is N1 into something, then B is D1 into something. तो आ जाता D1 N2 N3, राइट। तो मतलब क्या करना है? फर्स्ट न्यूमरेटर को फर्स्ट डिनोमिनेटर के साथ रिप्लेस कर देना है, सिंपल टेक्निक। ऐसे ही C अगर आपको निकालना है तो फर्स्ट एंड सेकंड न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दो फर्स्ट एंड सेकंड डिनोमिनेटर से, तो C आ जाएगा D1, D2 एंड N3। तो बेसिकली एक एक न्यूमरेटर को एक एक डिनोमिनेटर से रिप्लेस करते जाएंगे, तो स्टार्टिंग से एंड तक आप पहुंच जाओगे। यहाँ पर N1, N2, N3 है, N1 को D1 से रिप्लेस किया तो D1, N2, N3, फिर N2 को D2 से रिप्लेस किया तो D1, D2, N3, फिर N3 को D3 से रिप्लेस किया तो D1, D2, D3, और ऐसा करके आपके पास पूरा रेशियो ये आ गया। तो ABCD का रेशियो हमारा फाइनली ये आ जाएगा। तो दिस इज द टेक्निक जिसको हम फॉलो करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। A/B आपको 2:3 दिया हुआ है, B/C 6:5, C/D 10:13 एंड E/D। ये यहाँ पर E/D है, तो एक काम करते हैं, इसको E/D की जगह D/E लिख लेते हैं, D/E, और ये आ रहा है 1/2। ओके,
अब हमें कैलकुलेट करना है ए बी सी रेशियो ई डी स्क्वायर, ठीक है। ए अपॉन बी कितना दिया हुआ है, ए अपॉन बी है 2/3, ओके। देन बी अपॉन सी कितना है, बी अपॉन सी है 6/5। देन सी अपॉन डी कितना है, सी अपॉन डी हमारा 10/13, राइट। सी अपॉन डी इज 10/13 और डी अपॉन ई कितना है, डी अपॉन ई है हमारा 1:2। और कैलकुलेट क्या करना है, ए बी सी अपॉन ई डी स्क्वायर, ये हमें कैलकुलेट करना है, ओके। अच्छा, पहले देख लेंगे कि जो हमारा न्यूमरेटर है उसकी डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है क्या। तो ए बी सी क्यूबिक डिग्री है, ए की पावर 1, बी की पावर 1, सी की पावर 1 अपॉन ई डी स्क्वायर, ई की डिग्री 1, डी की डिग्री 2, तो टोटल डिग्री डिनोमिनेटर के भी 3 है और न्यूमरेटर के भी 3। अगर ये डिग्री डिफरेंट होती तो हमारा आंसर सीधे क्या हो जाता, कैन नॉट बी डिटरमाइन। मतलब अगर इसी क्वेश्चन में ए बी सी अपॉन ई डी स्क्वायर की जगह आपसे पूछा जाता ए बी सी अपॉन ई डी ये रेशियो बताओ, तो आपका आंसर क्या होता, आप इसमें लिखते हैं आंसर कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। ये बहुत जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज आप एग्जाम में खाली अपना टाइम वेस्ट करके आ जाएंगे, राइट, ऐसे क्वेश्चन में। तो इसमें हमें सोल्व करने नीड ही नहीं है। ए बी सी अपॉन ई डी डिग्रीज डिफरेंट है, न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो सोल्व करना ही नहीं है। इसका जो आंसर आएगा हमारा यूनिक नहीं आ सकता, तो उसको क्या बोल देंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन। लेकिन ए बी सी अपॉन ई डी स्क्वायर में आंसर आना पॉसिबल है क्योंकि डिग्रीज सेम, ओके। तो ये वाला पॉइंट इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। Why this is can to be determined, क्योंकि यहाँ पर डिग्रीज आर डिफरेंट फॉर न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। जो हमें टर्म्स दी हुई हैं, ये रेशियोज दी हुई हैं, अभी जो गिवन टेक्निक थी उससे ए बी सी डी ई कैलकुलेट कर लें, ए बी सी डी ई का रेशियो कैलकुलेट कर लें। ए के लिए सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 12 10 120, तो ए तो आ गया 120 रेशियो। बी के लिए फर्स्ट जो न्यूमरेटर था उसको फर्स्ट डिनोमिनेटर से रिप्लेस कर दो, तो 2/3, 3 इंटू 6 18 10 180, राइट, ये बन जाएगा 180 बी की वैल्यू। देन नेक्स्ट सी की वैल्यू क्या बनेगी, तो सी की वैल्यू बनेगी 3 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 1, राइट, सो 3 5 15 10 150, सी बन गया 150। देन डी क्या बनेगा, तो फर्स्ट 3 डिनोमिनेटर्स एंड फोर्थ डिनोमिनेटर, सो 3 5 15 इंटू 13, ये कितना बनेगा 15 13 15 10 150 एंड 15 3 45, सो 195 बन गया रेशियो। और लास्ट क्या बन जाएगा, 195 को जस्ट डबल कर दो क्योंकि यहाँ पर ई के लिए ट्वाइस का मल्टीपल आएगा, तो 195 इंटू 2 इज 390। ये ए बी सी डी ई आ गया हमारे पास। अब अगर ए बी सी डी ई आ गया है, इसमें आप देख रहे हो सीधे ये 5 से डिविजिबल है, ये पूरा जो पार्ट है वो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो एक बार 5 से डिवाइड करके देखते हैं, 5 से डिवाइड किया तो ये बना 24 इज टू, 5 से डिवाइड किया बना 36 इज टू 30 39 एंड 78। अभी 5 से डिवाइड होने के बाद 3 से भी डिविजिबल है फर्दर, तो ये बना 8 रेशियो 12 रेशियो 10 रेशियो 13 एंड रेशियो 26। ये आ गया हमारे पास ए बी सी डी का फाइनल रेशियो। जो पूछा क्वेश्चन में ए बी सी अपॉन ई डी स्क्वायर, तो ए बी सी 8 इंटू 12 इंटू 10, ए बी सी 8 इंटू 12 इंटू 10 अपॉन ई डी स्क्वायर, ई इज 13, ई इज 26 रादर, और डी स्क्वायर इज 13 का स्क्वायर, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर दो ऊपर, सो 8 6 48 और 480 बन जाएगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर आ जाएगा 13 की पावर 3, 13 की पावर 3 इज 2197, तो 480 अपॉन 2197 विल बी आवर आंसर, राइट। बी अवेयर, अगर ये वाला केस है जहाँ पर डिग्रीज डिफरेंट है तो इतनी सब कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्ट्रेट अवे आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये चीज बहुत ध्यान रखना, आपके एग्जाम में काफी काम आएगी, ओके। नाउ नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है ये टेक्निक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज इनवेरिएंट की टेक्निक,
तो व्हाट इज इनवेरिएंट में क्या होता है, जब भी हमारे पास रेशियोज में क्वेश्चन है तो हम लोग ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज चेंज नहीं हुई है, राइट। अगर आपको ऐसी चीज दिख रही है क्वेश्चन में कि ये चीज चेंज नहीं हुई है रेशियोज चेंज होने पर, तो हम उस पर्टिकुलर रेशियो पॉइंट को इक्वेट करने का ट्राई करते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं, राइट, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको रीड कीजिए। 3 heaps of sand A, B and C, इसको भी कर लो, A, B and C have amount of sand in the ratio 3:4:5। A, B and C 3 heaps हैं sand की, इनमें जो अमाउंट ऑफ सैंड है वो किस रेशियो में है, 3:4:5 रेशियो में है। नेक्स्ट, some amount of sand X and Y is added to heaps A and B such that the ratio of amount of sand in the 3 heaps become 5:4:3। अब क्या कर रहे हो आप, A and B में कुछ X अमाउंट ऐड किया A में और कुछ Y अमाउंट ऐड किया B में। A और B जो हीप्स हैं सैंड के उनमें X और Y अमाउंट ऐड किया, C में कुछ ऐड नहीं हुआ है, और ऐसा करने से जो रेशियो है वो रेशियो चेंज हो गया, 3:4:5 की जगह 5:4:3 का रेशियो बन गया, 5:4:3 ये बन गया। तो आपसे पूछा है फाइंड रेशियो ऑफ X to Y, आपको X रेशियो Y कैलकुलेट करना है, X रेशियो Y। जब भी आपको ऐसे रेशियोज दिए हुए हैं ना कि इनिशियली रेशियो ये था फाइनली रेशियो ये हो गया, तो वहां पर जस्ट आस्क वन क्वेश्चन, व्हाट इज इनवेरिएंट। जहां पर भी एक इनिशियल रेशियो दिया हुआ है आपको और एक फाइनल रेशियो दिया हुआ है, वहां पर ये जरूर क्वेश्चन करो खुद से कि व्हाट इज इनवेरिएंट। इन तीनों में अगर हम देखें व्हाट इज इनवेरिएंट, क्या नहीं, इसे सी जो हीप था, हीप सी, उसमें कुछ भी अमाउंट ऑफ सैंड ऐड नहीं हुआ। दैट मीन्स अगर ये यहाँ पर 5 है और ये यहाँ पर 3 है, ये दोनों जगह पर सेम होना चाहिए क्योंकि सी का अमाउंट चेंज नहीं हुआ है। अगर ये 5 और 3 है, दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करोगे, फर्स्ट रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो 3 से और सेकंड रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो 5 से। उससे हमारा फर्स्ट रेशियो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, ये आ गया फर्स्ट रेशियो। और सेकंड रेशियो कितना आया, 5 5 जा 25, रेशियो 4 5 जा 20 एंड रेशियो 3 5 जा 15, राइट। सो अब बताओ 9 से 25 x कितना है, 16, 9 + 16 इज 25 और y कितना है, 12 + 8 20। कैन आई से x रेशियो y इज नथिंग बट 16:8 और आंसर आ गया 2:1। ये टेक्निक की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, आसान है, समझ भी आ रहा है। तो व्हाट इज इनवेरिएंट उसको ध्यान रखना है और सीधा हम अपने आंसर पर आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, इसी की बेटर क्लैरिटी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ मनी विथ 3 persons A, B and C इज इन द रेशियो 3:4:5। एक अमाउंट है, एक मनी है हमारे पास A, B and C में, वो किस रेशियो में है, 3:4:5 में है, 3:4:5। ओके, उसके बाद इफ दिस टोटल अमाउंट, यही जो टोटल अमाउंट है उसको A, B, C, D में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, पहले डी को नहीं मिला हुआ कुछ भी, अगर इस टोटल अमाउंट को ए बी सी डी में डिस्ट्रीब्यूट कर दे इन द रेशियो 1:4:5, अगर इसी को 1:4:5 ऐसे ए बी सी डी चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ मनी विद ए इनिशियली, ए का जो इनिशियल अमाउंट है यहाँ पर और सी के पास जो फाइनल अमाउंट है ये वाला अमाउंट, हमें इनका रेशियो कैलकुलेट करना है। ओके, अगेन एक रेशियो से दूसरा रेशियो जनरेट हुआ है विद सम मॉडिफिकेशंस, तो वो कैसे हुआ होगा, अगेन आई विल आस्क वन क्वेश्चन, व्हाट इज इनवेरिएंट। तो यहाँ पर इनवेरिएंट बताओ क्या है, क्या नहीं से यहाँ पर जो टोटल मनी है वो इनवेरिएंट है, उसी अमाउंट को पहले ए बी सी में 3:4:5 में डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर सेम अमाउंट को ए बी सी डी में 1:4:5:5 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी शुड बी इनवेरिएंट। तो अगर मैं यहाँ पर एक कॉलम बना लेता हूँ टोटल के लिए, टोटल जो अमाउंट है वो 3 + 4 7 + 5 12, फर्स्ट केस में 12 रेशियो पॉइंट्स है टोटल, और सेकंड केस में कितना है 1 4 5 5 एंड 5,
सेकंड केस में 15 रेशियो पॉइंट्स है। अगर आप 12 और 15 को सेम बनाना चाहते हो तो क्या करोगे, 12 और 15 का एलसीएम होता है 60, तो 12 वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर लो 5 से और 15 वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर लो 4 से। इस हिसाब से जो हमारा पहला रेशियो वो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5 15 रेशियो, 4 इंटू 5 20 और 5 इंटू 5 25, राइट। और दूसरा रेशियो 4 से मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा, 1 4 जा 4, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20 एंड अगेन 5 4 जा 20। तो ए का इनिशियल कितना है 15 है और सी का फाइनल कितना है 20। आपको सीधे बताना है 15 रेशियो 20, आंसर कितना आ गया 3 रेशियो 4। ये चीज मैं बतानी चाह रहा हूं आपको, ठीक है। तो ऐसे हम लोग व्हाट इज इनवेरिएंट का यूज कर सकते हैं और फटाफट अपने क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। नेक्स्ट हमारे पास ये न्यू टेक्निक, रेशियो विद इक्वल डिफरेंसेस। देखो ये टेक्निक क्या है, इसको ऐसे समझिए। मान लो आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं, एक नंबर है n1 और एक नंबर है n2। n1 रेशियो n2 अभी हमारे पास कितना है 3:4 है, n1 रेशियो n2 अभी कितना है 3:4 है, ठीक है। अब आपको कहा जाता है कि n1 और n2 में आपने 6 ऐड किया, राइट। आफ्टर एडिंग, जस्ट समझिए पहले थियरी, आफ्टर एडिंग 6 to each of n1 and n2, आफ्टर एडिंग 6 to each of n1 and n2, ये जो n1 n2 का रेशियो है वो हो गया हमारा 7:8। ये रेशियो 7:8 हो गया, राइट। तो बताओ इनिशियली नंबर्स क्या थे हमारे पास, ठीक है। इनिशियल नंबर्स क्या थे वो हमें बताना है, ऑलराइट। आफ्टर एडिंग 6 to each of n1 and n2 रेशियो बिकम 7:8। तो आपको बताना है n1 and n2 इनिशियली कितने नंबर्स थे हमारे पास, क्या वैल्यूज थी उनकी। तो आप इसको ऐसे लिखो, 3:4 था और उससे 7:8 हो गया और हमने n1 n2 में सेम नंबर ऐड किया है, राइट। तो बेसिकली जो रेशियोज है उनका डिफरेंस इक्वल हुआ। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 3 से 7 जो रेशियो पॉइंट है, 3 से 7 कितने रेशियो पॉइंट ऐड हुए इसमें, 4 रेशियो पॉइंट। और यहाँ पर 4 से 8 कितने रेशियो पॉइंट ऐड हुए हैं, 4, 4 + 4 = 8। ये दोनों जगह पर सेम ही तो आना चाहिए था, दिस डिफरेंस शुड बी इक्वल, क्योंकि आप ईच नंबर में सेम नंबर 6 ऐड किए हो, राइट। क्या हम इनको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जो 4 रेशियो पॉइंट है वो 6 के बराबर होगा। दिस 4 रेशियो पॉइंट इज नथिंग बट इट्स इक्वल टू 6। अगर 4 रेशियो पॉइंट 6 के बराबर है तो 1 रेशियो पॉइंट किसके बराबर होगा, 1.5 के बराबर। फर्स्ट नंबर इनिशियली n1 कितना था, 3 रेशियो पॉइंट था, राइट। तो अगर 1 रेशियो पॉइंट 1.5 है, 3 रेशियो पॉइंट कितना हुआ, 3 इंटू 1.5 और 3 इंटू 1.5 इज 4.5। ये आ गया पहला नंबर। और ऐसे हम दूसरा नंबर n2 बता सकते हैं, वो था 4 रेशियो पॉइंट के बराबर, ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 4 रेशियो पॉइंट इज 6, तो ये नंबर आ गया 6। दैट मीन्स पहला नंबर 4.5 था और दूसरा नंबर हमारा क्या था, 6, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं रेशियो विद इक्वल डिफरेंसेस, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। इन एन एग्जामिनेशन द मार्क्स स्कोर्ड बाय श्याम एंड धन्य वर इन द रेशियो 4:7। After taking the improvement examination, their marks increased by 30 each. Now the marks of Shyam and Dhanya are in the ratio 2:3. तो आपको उनके इनिशियल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। तो पहले रेशियो था 4:7 और बाद में रेशियो है 2:3। अगर मैं चेक करूँ कितना इसमें ऐड हुआ है तो 4 से 2 में ऐड नहीं हुआ, ये -2 रेशियो पॉइंट है रादर, और 7 से 3 में अगेन ये -4 रेशियो पॉइंट्स है। तो पहले तो ये माइनस नहीं होना चाहिए था रेशियो पॉइंट, ये हमारा प्लस आना चाहिए था कि दोनों के मार्क्स 30 से इंक्रीज हुए हैं, राइट। और दूसरा पॉइंट, ये दोनों जगह पर डिफरेंस सेम आना चाहिए था क्योंकि 30 ईच है दोनों ही केस में। तो इसको रिजोल्व करने के लिए एक टेक्निक है हमारे पास, राइट,
तो ध्यान से समझेंगे। 4/7 का डिफरेंस कितना है? 3। तो 3 से आप 2:3 को मल्टीप्लाई कर दो, राइट। और 2/3 का डिफरेंस कितना है? 1। 1 से आप 4 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल टेक्निक, राइट। तो इससे क्या आ जाएगा? डिफरेंस सेम आ जाएगा, 4/7 और ये 6/9 बन रहा है यहाँ पर। अब आप अगर डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितना का है? 4 से 6 मीन्स 2 रेशियो पॉइंट्स, और 7 से 9 अगेन 2 रेशियो पॉइंट। अब ये डिफरेंस सेम आ गया है, राइट। अगर डिफरेंस सेम आ गया है तो अब आप कह सकते हो ये जो 2 रेशियो पॉइंट है वो किसके बराबर है? 30 मार्क्स के बराबर। अगर 2 रेशियो पॉइंट 30 मार्क्स है तो 1 रेशियो पॉइंट कितना होगा? 15 मार्क्स। आपको इनिशियल मार्क्स बताना है श्याम एंड धन्य के। तो श्याम के इनिशियल मार्क्स कितने हैं? 4 रेशियो पॉइंट्स। अगर 1 रेशियो पॉइंट 15 है तो 4 रेशियो पॉइंट कितना होगा? 4 × 15 is how much? 60। एंड धन्य के मार्क्स 7 रेशियो पॉइंट्स, 7 × 15 is equal to 105, ये आप कह सकते हैं। ओके, तो अगर डिफरेंसेस इक्वल नहीं बन पा रहे डायरेक्टली तो आपको ये वाली टेक्निक फॉलो करनी है डिफरेंसेस इक्वल बनाने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ रेशियोज पर आ जाते हैं। कंपैरिजन ऑफ रेशियोज और यू कैन से फ्रैक्शंस, काफी हेल्प आपको मिलेगी स्पेशली इन केस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। जो डीआई के सेट्स होते हैं, कई बार आपको वहाँ पर फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता है, तो यहाँ पर एक हम लोग टेक्निक पढ़ेंगे जिससे आप फ्रैक्शंस को कंपेयर कर पाएंगे। तो कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, जैसे क्या हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, अगर कोई भी रेशियो है A/B, या आपको दिया हुआ A/B, दो केसेस हो सकते हैं, राइट। फर्स्ट केस होगा कि आपका जो A है वो लेस देन B है, और दूसरा केस होगा जिसमें आपका A ग्रेटर देन B है। दो ही केस होंगे, आइदर A लेस देन B और A ग्रेटर देन B। अगर A लेस देन B है तो उस केस में A + K अपॉन B + K will be greater than A upon B, where K is any positive real number. Where K is any positive real number, I am writing K greater than 0. Understood है? And if A is greater than B, in that case A + K upon B + K will be less than A upon B. ये भी कब? Where K is greater than 0. When K is any positive real number, तो उस केस में ये हमारा वैलिड होगा। समझते हैं एक बार। जैसे अगर मैं कोई रेशियो लेकर चलता हूँ 3/5, 3/5, अगर 3/5 में मैं 1 ऐड कर देता हूँ, राइट, तो 3 + 1 रेशियो 5 + 1, 3 + 1 कितना होगा? 4, रेशियो 5 + 1 कितना होगा? 6, 4/6, और यू कैन से दिस इज 2/3। ये बताओ 3/5 में और 2/3 में कौन ग्रेटर है? 3/5 कितना है? 3/5 है हमारा 0.6 के बराबर, 3/5, और 2/3 कितना है? 0.66 के बराबर। सो कैन आई से जब आपने k ऐड किया, बेसिकली जब 1 ऐड किया तो हमारा रेशियो इंक्रीज हो गया, 0.66 इज ग्रेटर देन 0.6। वहीं पर अगर A ग्रेटर देन B टाइप का केस होता है, ये वाला केस, तो उसके आप चेक करके देख सकते हैं, वैसे केस में रेशियो हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो इस टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं फ्रैक्शंस के कंपैरिजन में। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं 19/27 और 35/41 और यू कैन से 43, आप बताओ इन दोनों फ्रैक्शंस में विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर एंड विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर। ये मुझे आपसे क्वेश्चन है, राइट। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। तो अगर ये आपसे मैं पूछता हूँ तो आप ये जो करंट मेथड है, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, उसका यूज यहाँ पर कर सकते हो। 19/27, 19 से 35 का डिफरेंस कितना है? 16 का, +16, और 27 से 43 का डिफरेंस कितना है? ये भी +16। तो कैन आई से 19/27 में 19 लेस देन 27, ये वाला केस अप्लीकेबल होगा। अगर ये केस अप्लीकेबल है तो कैन वी से 35/43 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 19/27, राइट। तो कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, और आप इस टेक्निक
का यूज कर सकते हो फ्रैक्शंस के कंपैरिजन में। डीआई में ऐसे कंपैरिजन हमारे बहुत जगह पर आते हैं, तो डीआई के लिए स्पेशलिस्ट को जरूर ध्यान रखेंगे, राइट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 years ago the ratio of the ages of a woman and her daughter was 3:2. Which of the following cannot be the ratio of their ages 5 years from now? Now means present time की बात है एक जगह पर, present time, ओके। फिर इससे 10 years ago और प्रेजेंट से 5 years from now, राइट, 5 years from now ऐसे में देखना है। सो 10 years ago वुमेन एंड उसकी जो डॉटर है उनकी एज क्या है, 3:2। यहाँ पर रेशियो क्या है, 3:2 और 3:2 किसके बराबर है, 1.5 है, राइट, 1.5। आप बताओ 3:2 कौन सी कैटेगरी में है, 3:2, 3 इज ग्रेटर देन 2 टाइप की कैटेगरी में है। तो जब आप 3 और 2 में कुछ ऐड करोगे तो वो रेशियो डिक्रीज होगा, वो रेशियो हमारा डिक्रीज होगा। तो 5 years फ्रॉम नाउ दिस रेशियो शुड बी लेस देन 1.5। ये जो रेशियो है वो लेस देन 1.5 होना चाहिए, क्योंकि पास्ट में 1.5 था। तो अभी जब 5 years फ्रॉम नाउ की बात कर रहे हैं तो हमें प्रेजेंट से 5 years लेटर में देखना है बेसिकली। तो वो रेशियो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, पहले जो 1.5 था अब वो 1.5 से छोटा हो जाएगा। तो पूछा क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 years फ्रॉम नाउ। इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता पॉसिबल, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 1.5 से छोटा नहीं है, तो आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन 1.5 से छोटे हैं, वो तीनों पॉसिबल होंगे, लेकिन 7:3 2 से भी बड़ा है तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता, ओके। ये क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं इनकम बेस्ड क्वेश्चंस। ये आप बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं रेशियो पर बेस्ड, तो एक बार इनको देखते हैं। सो इनकम बेस्ड क्वेश्चंस में हम लोग क्या क्या देखते हैं। सो इनकम का जो फॉर्मूला होता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, राइट। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ये हमारा फॉर्मूला है और इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पर आ जाते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन 1 है इसमें, द एनुअल इनकम्स ऑफ वरुण एंड विक्रम आर इन द रेशियो 8:3 and their annual expenditures are in the ratio 4:1. If each saves 2,000 per annum, what is the annual income of Varun? इनकम का रेशियो है 8/3, ध्यान से समझना कहानी। इनकम का रेशियो 8/3 और एक्सपेंडिचर का रेशियो 4/1। ये बताओ इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें अगर, तो सेविंग्स आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस करूँ, 8 में से 4 कब आएगा, जब -4 करेंगे, और 3 से 1 कब आएगा, जब -2 करेंगे। क्या उनकी सेविंग्स सेम है, तो ईच सेव्स 2,000 पर एनम लिखा हुआ है, सेविंग्स दोनों की सेम है। अगर सेविंग्स सेम है तो ये जो 4 और 2 आए हैं हमारे, वो हमारे सेम होने चाहिए, बस ये मेक श्योर करना है। उसको सेम बनाने का फंडा आता है, हमें याद है हमें। तो 8/3 का डिफरेंस 5 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, और 4/1 का डिफरेंस 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। अब चेक करो, 8 3 is 24, 3 3 is 9 और 4 5 is 20, 1 5 is 5। देखो यहाँ पर 24 से 20 कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस, -4, और 9 से 5 कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस, राइट, -4 अगेन। कह सकते हैं ऐसा। तो अगर -4 आ गया दोनों जगह, कहने से यही जो 4 रेशियो पॉइंट्स हैं वो हमारा सेविंग्स के बराबर है, विच इज 2,000 पर एनम। अगर 4 की वैल्यू 2,000 पर एनम है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 500। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट इज द एनुअल इनकम ऑफ वरुण। वरुण की एनुअल इनकम ये 24 रेशियो पॉइंट के बराबर है। इफ 1 रेशियो पॉइंट इज 500, देन 24 रेशियो पॉइंट इज 24 into 500, 12,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हर जगह पर एनुअल ही बोला गया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
बस ये यूनिट हमें एक बार चेक कर लेनी चाहिए। अगर बाकी सब जगह पर मंथली बोला जाता और लास्ट में एनुअल पूछ लेता हमसे, तो जो फाइनल अभी आंसर आया है उसी को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ये चीज बहुत एग्जाम्स में होती है, तो इसको प्लीज ध्यान रखिए, ये हमें मिस्टेक वहां पर नहीं करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 5:4 and the ratio of their expenditures is 3:2. If B saves 1/3 of his income, find the ratio of their savings. Ratio of incomes of A and B is 5:4. इनकम का रेशियो 5:4 है एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 3/2। आगे इसने बताया इफ B saves 1/3 of his income, मतलब B की जो सेविंग्स है उसकी इनकम का 1/3 है। तो आप ये भी कह सकते हो कि B का जो एक्सपेंडिचर है उसकी इनकम का 2/3 है। तो आपको बताना रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। ठीक है, एक तो हम जो जनरल अप्रोच है एक्स और वाई की टर्म से मान करके उससे आंसर करते हैं और फिर इसका शॉर्टकट देखेंगे, राइट। ठीक है, 5/4 मान लो जो इनकी इनकम है, इनकम ऑफ ए इज 5x, इनकम ऑफ बी इज 4x। 5:4 के बेसिस पर एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3x और अदर 3y, दूसरा वेरिएबल हमें इंट्रोड्यूस यहाँ पर करना पड़ेगा, और एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 2y, राइट। सेविंग्स ऑफ ए इज 5x minus 3y एंड सेविंग्स ऑफ बी इज 4x minus 2y। उसने क्या बताया कि जो बी की सेविंग्स हैं उसकी इनकम का 1/3 है। Can I say this 4x minus 2y is 4x का 1/3, 4x by 3। तो यहां से आप क्या कह सकते हो 8x by 3 is 2y। तो यहां से आ जाएगा x upon y is how much, x upon y कितना बनेगा 3/4, x upon y is 3/4। अगर x upon y 3/4 बन गया तो इनकी सेविंग्स का रेशियो क्या आ जाएगा, सेविंग्स ऑफ a अपॉन सेविंग्स ऑफ b इज इक्वल टू 5x minus 3y। तो 5 into 3 minus 3 into 4 अपॉन 4x minus 2y, 4 into 3 minus 2 into 4। This result is how much, 5 3s are 15, 3 4s are 12, 15 minus 12 is 3 divided by 4 3s are 12, 2 4s are 8। So 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये टेक्निक हुई जिसमें हमने वेरिएबल x एंड y को इंट्रोड्यूस किया और अपने क्वेश्चन को सोल्व यहाँ से कर लिया। अब एक दूसरी टेक्निक पर आ जाते हैं जिसमें हमें इतनी मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बस लॉजिकली फॉलो करेंगे और आंसर आ जाएगा। इनकम का रेशियो 5/4 है, का रेशियो 5/4 और सेविंग्स का रेशियो कितना है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 3/2। क्वेश्चन में दिया हुआ है बी की जो सेविंग्स है उसकी इनकम का 1/3 है, बी की सेविंग्स उसकी इनकम का 1/3 है, राइट। ओके, तो मैं यहां पर देखूं ये इनकम का रेशियो है और ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है। अगर बी की सेविंग्स इनकम का 1/3 है, वी आर सेइंग सेविंग्स ऑफ बी इज 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी। 1/3 बचा लिया तो 2/3 खर्च कर दिया, सीधे बोल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 2/3 ऑफ इनकम ऑफ बी। अगर इनकम ऑफ बी से 1/3 सेव किया है तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ होगा उसका 2/3। समझ आ रहा है, ठीक है। 2/3 एक्सपेंडिचर है इनकम का, तो मतलब मुझे क्या करना है, ये जो यहाँ पर 4 और 2 दिख रहे हैं ना, मुझे मेक श्योर करना है कि 2:3 में आ जाए। बस इतनी सी बात है। अगर इसको आप किसी भी तरीके से कुछ भी जुगाड़ करके आप ऐसा बना पा रहे हो तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो 3:2 में होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। इसके लिए पहले क्या करेंगे, तो पहले 4 and 2 दोनों को इक्वल बना दो और फिर उनको 3 और 2 का मल्टीपल बना दो। सिंपल स्टेप्स। तो 4 and 2 को इक्वल बनाने के लिए 4 है, ये 2 है, पहले इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट, ये 5/4 है और ये 3 2s are 6 और 2 2s are 4 है। ये दोनों बराबर हो गए, 5/4 और 6/4। अभी समझ आ रहा है, 4 and 4 बराबर हो गए। अब ये 4 and 4 को 3:2 में हमें लेकर जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे रेशियो को और इस रेशियो को 2 से, बात बन जाएगी इसके बाद।
राइट। तो 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 एंड 6 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12, राइट, 6 2 जा 12 एंड 4 2 जा 8। अब आप देख लो यहाँ पर ये इनकी इनकम का रेशियो आ गया 15/12 और एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया 12/8। तो सेविंग्स का रेशियो कितना होगा, 15 में से 12 गया 3 और 12 में से 8 गया 4, स्ट्रेट अवे आंसर आ जाएगा 3:4। ऑलराइट, तो ऐसे भी आंसर आप इसको कर सकते हैं। आई होप इनकम बेस्ड क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं रेशियो पर बेस्ड। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, P अपॉन Q प्लस R माइनस P इज इक्वल टू Q अपॉन P प्लस R माइनस Q इज इक्वल टू R अपॉन P प्लस Q माइनस R और ये K के बराबर है। देन K की वैल्यू हमें बतानी है, K क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो P इज इक्वल टू K टाइम्स Q प्लस R माइनस P या फिर Q इज इक्वल टू K टाइम्स P प्लस R माइनस Q या फिर R इज इक्वल टू K टाइम्स P प्लस Q माइनस R। यह आ गया। अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हो, गेट ऑल थ्री इक्वेशंस, तो क्या रिजल्ट बनेगा, P प्लस Q प्लस R दिस इज इक्वल टू K टाइम्स, ये भी क्या बन जाएगा, P प्लस Q एंड प्लस R, राइट। ये आ गया हमारे पास। सो P प्लस Q प्लस R इज K टाइम्स P प्लस Q प्लस R। तो इसको आप लिख पाओगे P प्लस Q प्लस R माइनस K टाइम्स P प्लस Q प्लस R दिस इज इक्वल टू 1। P प्लस Q प्लस R को कॉमन ले लीजिए, Q प्लस R को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस K इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, सो P प्लस Q प्लस R इंटू 1 माइनस K इज 0। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, आइदर 1 माइनस K इक्वल्स टू 0, जिससे हमारी K की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जनरली हम लोग एग्जाम में दूसरी पॉसिबिलिटी छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हमारा P प्लस Q प्लस R ये भी तो 0 हो सकता है। इफ P प्लस Q प्लस R इज 0, क्या नहीं से यहाँ से P प्लस Q हमारा माइनस R के बराबर आ जाएगा। अब देखो P प्लस Q अगर माइनस R के बराबर है, इस वाले पार्ट को यूज कर लो। यहाँ से कैन वी से K कैन ऑल्सो बी R अपॉन P प्लस Q माइनस R है और माइनस R, तो K कैन बी -1 अपॉन 2 एज वेल। तो K की दो वैल्यूज पॉसिबल है, 1 हो सकता है या फिर -1 अपॉन 2, इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मोर देन 1 ऑफ दी अबव। ठीक है, ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, P प्लस Q प्लस R, इसको हमें नहीं भूलना है, ये वाला पार्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of the age of a woman to her daughter is 7:3. The woman was 26 years old when she gave birth to her only son. If her daughter is 6 years elder to her son, find the present age of the woman. ये हमें बताना है। तो the ratio of age of a woman to her daughter is 7:3. 7:3 है एज का रेशियो। The woman was 26 years old when she gave birth टू हर ओनली सन। जब उसके सन की एज 0 थी तो उस वुमन की एज कितनी थी, 26 थी। When the son was born, वुमन की एज क्या थी, 26 थी। If her daughter is 6 years elder to her son, find the present age of the woman. Can I say, जब सन की एज 0 थी, when the son was born, तब डॉटर की एज 6 थी, क्योंकि लिखा हुआ if a daughter is 6 years elder to her son, तो ऐसा बोल सकते हैं when the woman was 26 years old, son was 0 and daughter was 6 years old at that time. तो हम लोग ऐसा कह पा रहे हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पर वुमन की एज 26 थी
और डॉटर की एज क्या थी 20, डॉटर की एज थी 6। तो इनकी एज का डिफरेंस कितना था, डिफरेंस कितना था 26 माइनस 6, डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस वाज 20। अगर ये डिफरेंस 20 का था, क्या नहीं से आज भी डिफरेंस सेम ही रहेगा। मैंने एक पॉइंट आपको नोट डाउन कराया था सिंपल इक्वेशंस वाले टॉपिक में, एज डिफरेंस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। चाहे आप वुमन और डॉटर की एज का डिफरेंस पास्ट टाइम में कैलकुलेट करें या प्रेजेंट टाइम में या इन एनी फ्यूचर टाइम, तो ये जो एज का डिफरेंस है दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, 20 ईयर्स ही रहने वाला है। तो जो 7/3 है वुमन और डॉटर की एज का रेशियो, इसमें जो डिफरेंस है वो 20 का रहना चाहिए। तो आप देख लो 7 और 3 का डिफरेंस 4 रेशियो पॉइंट्स है। अगर ये 4 रेशियो पॉइंट 20 ईयर्स के बराबर है तो यहाँ से 1 रेशियो पॉइंट कितना आ गया, 1 रेशियो पॉइंट आ गया 5 ईयर्स। पूछा प्रेजेंट एज ऑफ वुमन विच इज 7 रेशियो पॉइंट, इफ 1 रेशियो पॉइंट इज 5 तो 7 रेशियो पॉइंट इज 7 5 35 ईयर्स। ये यहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन का सिंपल मीनिंग होता है इक्वल रेशियोज। प्रोपोर्शन मीन्स इक्वल रेशियोज। जैसे आपको बताना है कि ए बी सी एंड डी ये 4 नंबर्स हैं, these 4 numbers are in proportion, these 4 numbers are in proportion। तो इसको आप कैसे बताओगे कि ए और बी का जो रेशियो है, ए और बी का रेशियो इज एज सी रेशियो डी। ए और बी का रेशियो वही है जो सी रेशियो डी का रेशियो है। तो आप इसको ऐसे कह पाओगे कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हो, ए इंटू डी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू बी इंटू सी। वेन एवर ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, तो हम लोग क्या कहते हैं, जो एक्सट्रीम्स हैं वो हैं ए एंड डी। इन दिस केस ए एंड डी are called extremes, are extremes, right? And B and C are means, B and C means हैं और A and D क्या हैं, extremes। तो जो रिजल्ट आया फाइनली A इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, इसको आप ऐसे भी कहते हो कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ये किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ऑफ मीन्स। ऑलराइट, ये एक चीज है। दूसरा, D इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ A, B एंड C। दूसरा पॉइंट यहां पर, D इज कॉल्ड फोर्थ proportional of A, B and C। जो D है वो A, B and C का फोर्थ प्रोपोर्शनल है। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसी से जनरेट करेंगे उसको। सो अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो हम लोग कह पा रहे हैं कि ए अपॉन बी किसके बराबर है, सी अपॉन डी के बराबर है, राइट? अगर मैं बोथ साइड्स 1 ऐड कर दूं तो क्या रिजल्ट आएगा, ए अपॉन बी प्लस 1 इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस 1। दोनों साइड 1 ऐड करने पर, राइट, ये बन जाएगा ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्पोनेंडो। दिस रिजल्ट इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो। अब दूसरा, अगर हम बोथ साइड 1 ऐड करने के बजाय 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट? एक और केस, ए अपॉन बी, अगर इसमें से 1 माइनस करते हैं बोथ साइड्स, सी अपॉन डी माइनस 1, तो क्या रिजल्ट बनेगा, तब आएगा हमारे पास ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। और इसको क्या बोलते हैं,
डिविडेंडो, राइट। इसको डिविडेंडो, आप कॉम्पोनेंडो को डिविडेंडो से डिवाइड कर दो, राइट। तो जब कॉम्पोनेंडो को डिविडेंडो से डिवाइड करोगे तो फाइनली रिजल्ट क्या बनेगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। और इस रिजल्ट को क्या कहते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, राइट, एंड डिविडेंड, ठीक है। अच्छा, जो प्रोपोर्शन टॉपिक है उसका कुछ ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है ये, तो इतना इंपॉर्टेंट ये पार्ट नहीं है। बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट है रेशियो और दूसरा वेरिएशन, उससे क्वेश्चंस आते हैं, प्लस दूसरे जो टॉपिक्स है वो भी उन पर डिपेंड करते हैं, राइट। प्रोपोर्शन में ही एक अलग टाइप है, वो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये क्या होता है, तो यहाँ पर जैसे आपके पास 3 नंबर्स हैं A, B and C are in continued proportion. A, B and C are in continued proportion. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि A is to B is as B is to C. A और B का रेशियो will be equal to B और C का रेशियो, राइट। कैसे लिखोगे, A अपॉन B इज इक्वल टू B अपॉन C, राइट। अब यहां से दो बातें आएंगे हमारे पास, इससे दो रिजल्ट्स आप लोग लिख पाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। एक रिजल्ट आप लिखोगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और यू कैन से बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी, राइट। और यहां पर आप कह पाओगे कि दिस बी इज मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी। बी इज मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A and C. B is mean proportional of A and C, एक बात ये कह पाओगे, और दूसरी बात क्या कह पाओगे, C is equal to B square upon A। और ये C क्या है, C is third proportional of A and B। C is third proportional of A and B, ओके। बस ये दो डेफिनेशंस याद रखेंगे, B is mean proportional of A and C is third proportional of A and B। प्रोपोर्शन से अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया है, अदरवाइज और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता, राइट, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो एक बार इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसको देख लेते हैं क्या क्वेश्चन होता है। So A and B are two numbers. If 10 is the mean proportional of A and B and 10,000 is the third proportional of A and B, what will be the value of the larger of A and B? A and B में जो larger है उसकी वैल्यू क्या होगी, आपको आंसर करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तरीका मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली लाइन का मतलब है 10 is the mean proportional of A and B, उसके बेसिस पर आपको लिखना है A, 10, B are in continued proportion, अगर 10 इनका मीन प्रोपोर्शनल है, राइट, तो आप क्या लिखोगे, A, 10, B आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, और यहां से आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर इज A इंटू बी, और यू कैन से 100 इज इक्वल टू ए बी, राइट, 100 इज इक्वल टू ए बी। एक तो ये रिजल्ट है। अब दूसरा उसने स्टेटमेंट दिया है 10,000 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, तो उस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा, ए कोमा बी थर्ड प्रोपोर्शनल कहां पर आता है, लास्ट में, तो ए कोमा बी कोमा 10,000 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, इट इंप्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल 10,000 इंटू ए इंटू 10,000, राइट, ये आ गया।
अब इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, राइट। आप दोनों को डिवाइड कर सकते हो, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, 100 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए इंटू 10,000, राइट। ए से ए तो कैंसिल आउट हो गया, यहां से आप कह पाए बी क्यूब इज इक्वल टू 10 lakhs, और यू कैन से बी क्यूब इज इक्वल टू 100 पावर 3, 100 का क्यूब। अगर बी क्यूब 100 क्यूब के बराबर है तो बी आ जाएगा 100, और बी अगर 100 है, फर्स्ट इक्वेशन से a इंटू बी कितना है, 100 है, एंड b की वैल्यू इटसेल्फ इज 100, क्या नहीं से a इक्वल टू 1। अब लार्जर कौन है, a और b में, सो लार्जर वैल्यू b की है विच इज 100। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, कई बार आया हुआ भी है मल्टीपल एग्जाम्स में, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, नाउ अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट जो पार्ट है रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन का, एंड दैट पार्ट इज वेरिएशन। सो वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन नेम से ही मालूम चल रहा है कि चेंज की एक काइंड ऑफ डेफिनेशन, कि कौन सी क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के चेंजेस के साथ यू कैन से कनेक्टेड है। एक क्वांटिटी को आपने डबल किया तो दूसरी क्वांटिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका, या अगर एक क्वांटिटी को आपने 1/3 किया तो दूसरी क्वांटिटी अकॉर्डिंगली कैसे चेंज हो रही है, तो वो सब वेरिएशन में हम लोग पढ़ते हैं। 3 टाइप का होता है, राइट, डायरेक्ट, इनवर्स एंड जॉइंट। सो डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, एंड थर्ड वन इज जॉइंट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन किसको बोलते हैं, when A varies directly with B। अगर दो क्वांटिटीज है A एंड B और A B के साथ डायरेक्टली वेरी करे, A का B के साथ डायरेक्टली वेरी करने का मतलब है अगर आपने B को डबल किया तो A डबल हो जाएगा, आपने B को 1/4 किया तो A 1/4 हो जाएगा, आपने B को 3/4 किया तो A 3/4 हो जाएगा। मतलब जितना आप चेंज B में करोगे उतना ही चेंज A में हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। और यू राइट A इज इक्वल टू K times B. K is proportionality constant, और you write A upon B is equal to constant। मतलब डायरेक्ट वेरिएशन में जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व है A एंड B, उनका रेशियो कांस्टेंट रहता है, A अपॉन B इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको आप ऐसा भी लिखते हो, A1 अपॉन B1 विल बी इक्वल टू A2 अपॉन B2 एंड सो ऑन, A3 अपॉन B3, A4 अपॉन B4, जितना भी आ जाए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। सेकंड आ जाता है इनवर्स वेरिएशन। ये क्या होता है, A वेरीज इनवर्सली विद B। यहाँ पर जस्ट उसका रेसिप्रोकल चेंज होगा। तो अगर आपने B को डबल किया तो A हाफ हो जाएगा, B को आपने 3 टाइम्स किया तो A 1/3 हो जाएगा, B को आपने 3/4 किया तो A 4/3 टाइम्स हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ चेंज इनवर्स वेरिएशन, राइट। सो यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा, A इज इक्वल टू K अपॉन B, or you can say in this case product of A and B will remain constant, A into B is constant। इनवर्स वेरिएशन में दोनों क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, राइट। और आप ये भी कह पाओगे कि A1 इंटू B1 विल रिमेन इक्वल टू A2 इंटू B2, प्रोडक्ट विल रिमेन कांस्टेंट, राइट। ठीक है, जॉइंट वेरिएशन क्या होता है, जब आप मल्टीपल वेरिएशंस को कंबाइन कर देते हो, तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज होंगी और उनका आपस में जॉइंट वेरिएशन आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि A वेरीज डायरेक्टली विद B when C is constant, when C is constant, एक तो ये आपको दिया हुआ है, और दूसरा मैं आपको कह दूं A वेरीज इनवर्सली विद C स्क्वायर when B is constant, when B is constant। अगर ये 2 बातें मैं आपको बोल देता हूँ, राइट, तो इसका मतलब क्या होगा, A वेरीज जॉइंटली विद B अपॉन C स्क्वायर। इससे आप ये कह पाओगे A वेरीज जॉइंटली विद B अपॉन C स्क्वायर, ठीक है। और यू कैन से A C स्क्वायर अपॉन B इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K, राइट। तो ऐसा करके फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, लाइक द केस ऑफ डायरेक्ट एज वेल एज इनवर्स वेरिएशन। ठीक है,
तो क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, the volume of a solid figure is proportional to the square of its radius when its height is constant. Volume is proportional to the square of its radius when height is constant. ठीक है, and to its height when its radius is constant. Volume is proportional to its height when radius is constant. तो आप jointly क्या बोल सकते हो, V varies with R square into H, or you can say V1 upon R1 square H1 will be equal to V2 upon R2 square H2. This will remain constant. अब क्वेश्चन में क्या दिया है, a solid figure has a radius of 7, a height of 9 and a volume of 1386. So 1386 is the volume, means V1 upon radius is 7, 7 का square and height is 9. This will remain constant. Find the volume of the solid figure if its radius was 14. अगर इसी का radius 14 होता तो 14 का स्क्वायर और हाइट होती 3 into 3, तो आपको इसकी वॉल्यूम V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिंपल क्वेश्चन, V2 यहाँ से स्ट्रेट अवे आ जाएगा। कितनी वैल्यू आएगी एक बार देख लेते हैं। तो V2 इज इक्वल टू 1386 मल्टीप्लाइड बाई 7 स्क्वायर से 14 स्क्वायर को डिवाइड करें तो 4 बचेगा, और 3 से 9 को डिवाइड करें डिवाइड बाई 3 बचेगा। देख लेते हैं एक बार, 3 से डिवाइड किया इसको, सो 3 4 जा 12, 3 6 जा एंड 3 2 जा 462 इंटू 4 ये नंबर आ जाएगा, राइट। सो 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, 4 4 4 जा 16 टू 18, सो 1848 विल बी अवर आंसर। सो जो वॉल्यूम है उसकी कितनी आ जाएगी, 1848, ठीक है। तो ये जॉइंट वेरिएशन का केस था बेसिकली। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड is directly proportional to the square of the time taken. This is directly proportional to t square. ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया गया है, if a body falls 144 meter in 6 seconds, then find the distance that the body fell in the 7th second. 6 seconds में 144 मीटर फॉल की है। d इक्वल टू के टी स्क्वायर मान लो, d इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के टी स्क्वायर। तो 144 इज इक्वल टू k इंटू टी कितना है 6 सेकेंड्स, 6 का स्क्वायर, सो k आ गया हमारा 4। मतलब जो हमारा फॉर्मूला है वो बन गया d इक्वल टू 4t स्क्वायर, ये बन गया। अब आपको बताना 7th सेकंड में कितनी डिस्टेंस उसने फॉल की, 7th सेकंड, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस इन फर्स्ट 7 सेकेंड्स, डिस्टेंस इन 7 सेकेंड्स कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 7 स्क्वायर, एंड डिस्टेंस इन 6 सेकेंड्स, ये तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। अगर दिया हुआ नहीं होता तो आप कैसे निकालते, 4 इंटू 6 स्क्वायर से निकालते, तो ऑलरेडी दिया हुआ है 144, और 4 इंटू 7 स्क्वायर कितना है, 7 7 जा 49, 4 जा 196 है। आप बताओ अगर फर्स्ट 6 सेकेंड्स में डिस्टेंस है 144 और फर्स्ट 7 सेकेंड्स में डिस्टेंस है 196, तो डिस्टेंस इन 7th सेकेंड कितना होगा, डिस्टेंस इन 7th सेकेंड कहने से इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, इज इक्वल टू 196 एंड माइनस 144, 196 minus 144 is 52 meters will be our answer. Okay, तो ऐसे करके आंसर हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a quantity p equals the sum of 3 other quantities, the first of which is a constant, the second varies directly as x and the third varies directly as x square। देखो एक क्वांटिटी है p, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ 3 अदर क्वांटिटीज, जिसमें फर्स्ट क्वांटिटी a है,
सेकेंड क्वांटिटी वेरी कर रही है किसके साथ, वेरीज डायरेक्टली एज x, तो उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर मैं b मान लेता हूं तो bx हो गई वो क्वांटिटी, और थर्ड हो गई cx स्क्वायर डायरेक्टली एज स्क्वायर, तो प्लस cx स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन p के लिए। When x is 1, p is 13, when x is 2, p is 36, and when x is 3, p is 79. So find the constant a की वैल्यू हमें बतानी है। When x is 1, p is 13, तो पहली इक्वेशन बनी 13 is equal to a plus b plus c, okay. When x is 2, p is 36, तो दूसरी इक्वेशन बनी 36 is equal to x हमें 2 रखना है, तो a plus twice of b plus 4c, और थर्ड इक्वेशन व्हेन x is 3, p is 79, तो 79 is equal to a plus 3b plus 9c। ये तीन इक्वेशन है, इससे हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल का केस है, फटाफट से सॉल्व करके आंसर अपना बता पाएंगे। तो एक काम करते हैं, ये सपोज इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और ये है इक्वेशन 3। हमें a की वैल्यू चाहिए, राइट, तो b को एलिमिनेट कर लेते हैं। उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ, तो ऐसे लिखो फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 2, और उसमें से माइनस क्या कर दे, माइनस इक्वेशन नंबर 2। अगर फर्स्ट इक्वेशन में 2 को मल्टीप्लाई किया और उसमें से इक्वेशन 2 को माइनस किया तो क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ a में से a चला जाएगा, प्लस c ट्वाइस ऑफ c में से 4c जाएगा, इज इक्वल टू 13 टू 26 में से 36 जाएगा, राइट। 2b से 2b तो हट जाएगा, तो ये बना a माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 10। a की इक्वेशन आ गई, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। और ऐसे ही इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो 3 से, और उसमें से थर्ड इक्वेशन माइनस कर दो, तो 3b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उससे क्या रिजल्ट आएगा, 13 3 से 39 और 79 माइनस 40। सो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ट्वाइस ऑफ a माइनस 7 टाइम्स c, और 6 टाइम्स c इज इक्वल टू माइनस 40, और ये कैंसिल a माइनस 3c इज इक्वल टू माइनस 20। ये आ गई इक्वेशन नंबर 5, राइट। दोनों का डिफरेंस ले ले तो c की वैल्यू सीधा आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस लेने पर ये कैंसिल c इज इक्वल टू 10। अगर c की वैल्यू 10 आ गई तो आप a की वैल्यू निकाल सकते हो फर्स्ट या फिर जो फोर्थ या फिर फिफ्थ इक्वेशन से। तो a हमारा कितना आ जाएगा, a कितना आ जाएगा, अगर c 10 है तो a हमारा आ जाएगा 10। कांस्टेंट पूछा गया था, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10। ओके, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तीनों टॉपिक्स यहाँ पर कवर हो गए, रेशियो, प्रोपोर्शन एज वेल एज वेरिएशन। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में या क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट करके अपना डाउट आप पूछ सकते हैं। लेक्चर नंबर 5 में मिलेंगे ऑन कमिंग फ्राइडे, तब तक के लिए बाय बाय।